मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीएसई वाले एफपीएस को देखकर पेपर बना रहे हैं। हंसना पक्का सीरीज का ऑरा ही अलग। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ये एक वीडियो मान लो गीता का सार या फिर बाइबल का सार या किसी भी चीज का सार, भावनाओं को पकड़ो शब्दों में क्या है। इस एक वीडियो को हम शुरू करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स बिगिन। पहले ही टॉपिक से पहला ही क्वेश्चन आएगा जो तुमसे पूछेगा 19th सेंचुरी के यूरोपियंस कितना ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस सांची के स्ट्रक्चर्स में, ऐसा क्यों या फिर ऐसा क्या। जैसे भी क्वेश्चन आएगा लिख देना। 19th सेंचुरी में हमारे जो फ्रेंच थे इंडिया में, उन्होंने शाहजहां बेगम से परमिशन ली कि जो ईस्टर्न गेटवे है इसको हमें लेके जाना है, फ्रेंच म्यूजियम में रखेंगे। सेम चीज बोली इंग्लिश मैन ने भी। इनका बस चलता तो इंडिया को ही उठा के लेके चले जाते, लेकिन बस चला शाहजहां बेगम का। उन्होंने बोला ना जी ना जी ना, आप प्लास्टर कास्ट कॉपीज लेके चले जाइए, प्लास्टर कास्ट फेसिमिलीज लेके चले जाइए। फेसिमिलीज की स्पेलिंग ना बने तो कॉपी ही लिख के आ जाना, होशियार नहीं बनना। वैसे स्पेलिंग में मार्क्स कटते नहीं है बट स्टिल, और जो ओरिजिनल था उसको जगह पे ही रहने दीजिए। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी आएगा कि बताओ कि जो ओरिजिनल जगह पे आज भी है ये किस रीजन से है। तो पहले ये भी एक्सप्लेन करना, उसके बाद आप नीचे वाले पॉइंट्स भी लिखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बोल दे कि इन बेगमों के, जो हमारी भोपाल की रूलर्स थी, उनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताइए जिसके कारण ये प्रिजर्वेशन पॉसिबल हुआ। तो वो लिखने के बाद लिखना शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम जो थी, इन्होंने बहुत सारा पैसा भी लगाया प्रिजर्वेशन करने के लिए। इसके बाद जो हमारे जॉन मार्शल साहब थे, इन्होंने वॉल्यूम्स लिखे अपने इधर के स्ट्रक्चर्स पे, और वो किसको डेडिकेट किए, एमसीक्यू में भी आ सकता है। टिक लगाना सुल्तान जहां बेगम को। क्यों किए? क्योंकि उन बेगम ने यहाँ पे गेस्ट हाउस को फंड किया, यहाँ पे म्यूजियम को फंड किया। इसी में वो बैठ के हमारे मार्शल साहब अपने वॉल्यूम लिख रहे थे। जब लिख लिए तो उनको पब्लिश कराने के लिए भी फंड किया। तो फिर इतने भी एहसान फरामोश नहीं थे कि इतना क्रेडिट खा जाते। उन्होंने अपना जो वॉल्यूम्स का क्रेडिट था वो इनको दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिजर्वेशन क्यों हुआ, तो सिर्फ इतना लिख के नहीं आना, ये तो बेगमों का रोल था। अगर क्वेश्चन सिर्फ बेगमों का रोल पूछता तो ठीक है, लेकिन बाकी और भी कुछ रीजंस थे। ये भी तो हो सकता था ना कि कोई यहाँ पे आके गोद के चले जाता, आई लव देवी, हो सकता था ना भाई, लेकिन नहीं किया किसी ने, इसलिए शायद वो इतना अच्छे से स्ट्रक्चर वहां पे अभी भी खड़ा है। कुछ भी हो सकता था ना, ये भी तो हो सकता था कोई होशियार चंद आता वहां पे पत्थर में लिख के चले जाता आई लव XYZ, कुछ भी हो सकता था। बट किस्मत से एक लिख के ये नहीं आना, लिख के आना कि किस्मत भी यहाँ पे साथ थी, कि कोई रेलवे कंस्ट्रक्टर नहीं आया, कोई बिल्डर नहीं आया, कोई होशियार चंद नहीं आया जो यहाँ के पत्थर कहीं और लेके जाना चाहता हो। पहली चीज आप ये भी लिख के आना कि भाई यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी काफी ज्यादा काम किया है, इसलिए शायद ये आज भी अच्छे से यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में भी मिलता है, उसके पिछले में भी, उसके पिछले में भी। अराउंड 6th सेंचुरी BC का जो टाइम पीरियड है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हर चैप्टर में हमने थोड़ी अलग अलग डिटेल्स देखी है। इस चैप्टर में आपको याद रखना है कि इस टाइम पीरियड में कुछ थिंकर्स इमर्ज हुए थे। अब हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली उन थिंकर्स का पूछे, तो आप लिखना ईरान में ज़राथुस्त्र, कॉन्गजी चाइना में सॉक्रेट्स, प्लाटो, अरिस्टोटल ग्रीस में, और इंडिया में महावीर और बुद्धा जैसे महान लोग इमर्ज हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, कॉस्मिक ऑर्डर को समझाया, लोगों को अपना ज्ञान बिखेरा। और इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? इस टाइम पीरियड में नए किंगडम, नए टाउन्स, नए सिटीज इमर्ज हो रहे थे, सोशो इकोनॉमिक लाइफ पूरी चेंज हो रही थी, और ये जो थिंकर्स इमर्ज हुए थे उन्होंने भी इन चेंजेस को एक्सप्लेन किया। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है थिंकर्स तो हो रहे थे, लेकिन बताओ उन थिंकर्स के फॉलोअर्स और जो डिसाइपल्स वगैरह थे, कुड दे ग्रो और श्रिंक ओवर टाइम और नॉट? इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है दोनों क्वेश्चन कंबाइन होके आ जाए। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि 6th सेंचुरी BC में बुद्धिस्ट जो हमारे टेक्स्ट हैं वो क्या बताते हैं यहाँ के डिसाइपल्स के बारे में जो इन लीडर्स के इमर्ज हो रहे थे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? मेजर चांसेस है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। आप बताएंगे कि भाई बहुत सारे डिस्कशंस और डिबेट्स होते थे, हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में के थ्रू पता चला। एमसीक्यू आएगा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कितने स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में या फिर कितने सेक्ट के बारे में बताते हैं, तो आप टिक लगा देना 64। अगर आप टीटीबी के
कोर फॉलोअर हैं तो आपको 64 के बारे में कुछ स्पेशल चीज भी पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएंगे, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि सबको ये चीज पता होगी, सिर्फ कोर फॉलोअर्स को पता होगी। इसके बाद इन टीचर्स के बारे में अब क्वेश्चन है, इन टीचर्स के बारे में डिटेल्स आपसे पूछ रहा है तो लिख के आना। ये जो टीचर्स थे, ये जो फिलोसोफर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, अपनी फिलोसफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। कहां पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते थे, एक फ्लो चार्ट बना देना, लिखना एक फ्लो चार्ट की हेडिंग है कुटागाशाला, दूसरे की लगा देना ग्रूव्स। कुटागाशाला का लिटरल मीनिंग हट विद अ पॉइंटेड रफ। ग्रूव्स मतलब मान लेते हैं मैं एक मेंडिकेंट हूं, मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मैं जहां पे रुका वहीं पे फॉरेस्ट वगैरह के बीच में भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो जाते थे। तो दोनों एक्सप्लेन कर देना, अगर मैं यहाँ पे रुका हूं, यहाँ पे डिबेट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कोई और बंदा भी रुका है, हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दी उसको अपनी फिलोसफी, वो भी मान गया, तो हो सकता है उसके जितने भी डिसाइपल्स हैं वो मेरे डिसाइपल्स बन जाए। ये एग्जैक्ट चीज एक्सप्लेन करके आना और लिख देना कि कोई भी सेक्ट कुड ग्रो और श्रिंक ओवर टाइम। अगर फिलोसोफर सक्सीड हो जाता है कन्विंस करने में तो बढ़ जाएंगे, अगर सामने वाला के सक्सीड हो जाता है तो इसके जाके उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो ये चीज। अब एक और क्वेश्चन यहां से आ सकता है जो पूछेगा तुमसे कि कैसे इस टाइम पीरियड में ब्राह्मणिकल थिंकिंग को चैलेंज किया जा रहा था, तो उसमें भी हम इन्हीं डिटेल्स को लिखेंगे। आप लिखना कि जो नए थिंकर्स थे उनके बारे में ऊपर की डिटेल भी, और लिखना कि ये लोग किस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग इंडिविजुअल एजेंसी को, सेल्फ एफर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। अनलाइक ब्राह्मणिकल थिंकिंग जहां पे बर्थ स्टेटस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, यहाँ पे जेंडर को, बाय बर्थ स्टेटस को कंपैरेटिवली उतनी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी जा रही थी। तो क्लियरली ब्राह्मणिकल पोजीशन को ये लोग बहुत अच्छे से चैलेंज कर रहे थे एंड ये लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये जो आपकी बात है कि बीच में कोई एजेंट होना चाहिए, यज्ञ वगैरह आप करोगे, सिर्फ आपको आप लिबरेशन अटेन कर सकते हो, ऐसी कोई बातें जो है वो गड़बड़ है, बल्कि कोई भी अपने खुद के एफर्ट से स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकता है। अब अभी तक तो ठीक था, अब चालू होता है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड ये टॉपिक आएगा जैनिज्म के बारे में। कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, चाहे जैन की फिलॉसफी पूछ ली जाए, चाहे महावीर के बारे में डिटेल्स हो, जैन टीचिंग्स की डिटेल हो, कुछ भी वर्ड्स के साथ आएगा, जैसे ही जैनिज्म और टीचिंग्स और फिलॉसफी ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो यही आपका पूरा आंसर बनेगा। नेक्स्ट पेज में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक चीज आप लिख देना कि जैन थिंकिंग जो थी वो महावीर के बाद नहीं, महावीर के पहले से ही एग्जिस्ट करती थी नॉर्थ इंडिया में। महावीर जो जी थे उनका बाय बर्थ नेम क्या था? वर्धमान। तो ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। वो कौन से नंबर के टीचर थे? वो 24th नंबर के टीचर थे। एमसीक्यू में कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन आपको, आप याद रखना। ही वाज प्रीसीडेड बाय 23 एंड ही वाज 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब टीचर। तीर्थंकर का लिटरल मीनिंग है दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। एमसीक्यू में टिक लगा के आ जाना। अब अभी तक ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जैन फिलॉसफी का। जो कीवर्ड्स है हाईलाइटेड है, ये बस सुन लो, आपको पूरा याद हो जाएगा। एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, हर चीज में लाइफ है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह। अहिंसा का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में लिखना कि इसने पूरी इंडियन थिंकिंग को बहुत डीपली इंपैक्ट किया। हो सकता है क्वेश्चन ही ये आए कि जैन थिंकिंग ने बहुत डीपली इंपैक्ट किया, एक्सप्लेन करो। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना। फिर लिखना कि इनका कहना था साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma। और लिखना कि अगर आपको salvation चाहिए तो वो तभी हो सकता है जब आप एक रिनाउंसर की जिंदगी जियोगे। monastic existence is necessary। फिर लिखना 5 vows के बारे में, to abstain from killing, stealing and lying, to observe celibacy and abstain from possessing property। ये रिदम में ही याद करना, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है इसी से अटैच्ड आ जाए, इसी के साथ पूछ लिया जाए कि बताओ जैनिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। इसके लिए अब नीचे वर्ड्स में भी है, लेकिन ये है हमारे प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स जो आपको देख के समझ में आ ही गए होंगे ये कितनी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे thetwinbros.in में जाके इनको परचेज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो स्प्रेड ऑफ जैन थिंकिंग है वो कैसे हुआ? जैन जो फिलोसोफर्स थे, जो डिवोटीज थे, वो लिटरेचर लिख रहे थे प्राकृत, संस्कृत और तमिल लैंग्वेजेस में। लिख
लिख के आना कि जैसे बुद्धिज्म में हो रहा था वैसे जैनिज्म में भी बहुत सारा टेक्स्ट लिखा जा रहा था, इनको प्रिजर्व किया जा रहा था इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को उन लाइब्रेरीज में जो इन टेम्पल्स के जैन टेम्पल्स के साथ अटैच्ड होती थी। हमें स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जिसको किसने बनाए थे, जिसको जैन तीर्थंकर्स के डिवोटीज ने बनाए थे। अब वही चीज यहाँ पे आंसर में आप लिख के आएंगे अपने वर्ड्स में, इसलिए हमारे जो नोट्स है ना वो रिवीजन करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक भी एनसीईआरटी की चीज स्किप्ड नहीं है, यहाँ पे पूरी चीजों को लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा वाइल कंपेयर टू दिस। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ऐसे आप रिवाइज पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपके हो तो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और गो टू द twinrose.in। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला था ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक जैन वाला एक बुद्धिज्म वाला, लेकिन बुद्धिज्म वाला एक टॉपिक नहीं है, 2-3 लाइन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन सिद्धार्थ की जर्नी के बारे में पूछेगा। अब उसके बारे में भी मैंने ये अगेन नोट से एक थोड़ा सा इमेज डाल दिया है, लेकिन इसको देखने के पहले कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। क्वेश्चन हो सकता है सिद्धार्थ की जर्नी पूछे, हो सकता है लिखा जाए कि गौतम बुद्धा की पूरी लाइफ स्टोरी को बताओ, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 तो क्वेश्चन यहीं पे आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों इतने सारे? क्योंकि ये पास्ट में बार बार आया हुआ है, तो इसलिए इसको अलग अलग क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड आपको इसके बारे में क्या क्या लिखना पड़ेगा। अब पहला जो हमारा पार्ट है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसको आप लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या बता रहा है कि बुद्धिज्म कहां कहां से कहां कहां फैला। सेंट्रल एशियन रीजन से चाइना और कोरिया और जापान तक फैला, हमारे श्रीलंका से म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। तो ये चीज आप एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है बुद्धा की लाइफ के बारे में, हमें कैसे पता चलता है बुद्धा के बारे में। तो हमें पता चलता है हेजियोग्राफीज के थ्रू। हेजियोग्राफी का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, मतलब बायोग्राफी किसी भी रिलीजियस लीडर या सेंट की। अब हमें क्या क्या पता चला है वो हम यहां से देखना चालू करते हैं। पहली चीज तो ये कि हेजियोग्राफीज जो गौतम बुद्धा की लाइफ है उसके बाद लिखे गए थे। बुद्धा जो थे उनका बाय बर्थ नेम था सिद्धार्थ और इनका बर्थ हुआ था साक्या क्लैन के चीफ के बेटे की तरह एंड इनको बहुत शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग मिली थी। एक बार इन्होंने अपने चैरिटियर से बोला चलो यार सिटी में तो चल भाई, वहां पे भी तो देखें क्या हलचल हो रही है। चैरिटियर को शायद पता नहीं था वो कितने इंपॉर्टेंट पाथ को पिक कर रहा था उस दिन। जब उन्होंने अपनी पहली जर्नी ली सिटी के अंदर की, तब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ है जो लोग जी रहे हैं। उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ कॉर्प्स। ये 3 वर्ड आप मेंशन जरूर करके आएंगे, अ ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ कॉर्प्स, मतलब एक डेड बॉडी। और इन्होंने देखा कि भाई इस लाइफ का तो डिस्ट्रक्शन, डिके हमारी बॉडी का तो इनएविटेबल है, सबको एक ना एक दिन मरना है। तब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक अलग जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये इंस्पिरेशन इनको मिलती है एक होमलेस मेंडिकेंट, एक भिखारी को देख के। उन्होंने भिखारी को देखा और बोला कि भाई इसने तो शायद इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। तब हमारे जो सिद्धार्थ भाई हैं, बोला जाता है कि एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना घर छोड़ा था। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी नहीं बता रही है, तो होशियार नहीं बनेंगे। ये बस आपको कभी क्रश व्रश को इंप्रेस करना कि भाई क्या बढ़िया नॉलेज है आपके पास तो यूज करेंगे। आंसर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे? इन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया अपने ट्रुथ को फाइंड करने के लिए। पहले इन्होंने बॉडीली मॉडिफिकेशन किया, बॉडी को बहुत स्ट्रगल कराया, नियर डेथ एक्सपीरियंस किया एक बार, लेकिन फिर इन्होंने एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ दिया, अबंडन कर दिया। लोग गलत लिख देते हैं यहाँ पे, आप लिखेंगे कि इन्होंने एक्सट्रीम मेथड्स अडॉप्ट नहीं किए। अब अगेन बोला जाता है कि अराउंड 5-6 सालों के बाद उन्होंने इनलाइटनमेंट अटेन किया, लेकिन ये भी तुम तभी यूज करना जब इंप्रेस करना हो किसी को। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एक्सट्रीम मेथड्स को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उसको अबंडन करके मल्टीपल डेज तक मेडिटेशन किया और फिर अटेन्ड इनलाइटनमेंट एंड उसके बाद ही वाज कॉल्ड द बुद्धा और द इनलाइटेंड वन। एंड इसके बाद इन्होंने धम्मा का पाथ है, यानी कि धर्म का पाथ है, वो दुनिया को सिखाया। राइटर्स लिविंग का जो पाथ है वो दुनिया को सिखाया। एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। दूसरा क्वेश्चन बहुत बार आया है, पूछेगा बुद्धा की टीचिंग्स बताओ। किसी भी वर्ड में पूछेगा, लेकिन तुम्हें टीचिंग्स यही लिख के आनी है। टीचिंग्स का आंसर में पहला पॉइंट लिख के आना, पता कैसे चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धा की टीचिंग सुत्ता पिटाकर से पता चलती है। इसमें हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं, कुछ उनकी मिरेकुलस पावर को बताती है और कुछ बताती है कि भाई उनके पास मिरेकुलस पावर यूज नहीं करते थे वो, बल्कि लोगों को कन्विंस करते थे, लोगों को रियलिटी दिखाते थे। एक एग्जाम्पल है, एक बार उनके पास एक विमेन आती है कि भाई मेरा बच्चा मर गया है,
यार ये हो गया, उसको जिंदा कर दो, तो जिंदा नहीं करते हैं वो उसको समझाते हैं कि सबको ही मरना है, मुझे, तुम्हें, इसको, उसको सबको ही मरना है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पार्ट है, लेकिन यहां से स्टार्ट होती है एक्चुअल हमारी बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो इसमें क्या क्या वर्ड याद रखना है? सबसे पहले, वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नेचर की नहीं है, इट इज सोललेस, ये लिखना। यहाँ पे दुख जो है, जो सॉरो है, इज एग्जैक्टली लिख के आना, इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एग्जैक्टली एज इट इज लिखना। फिर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि बॉडी को हार्डशिप्स भी करानी है और सेल्फ इंडल्जेंस भी करना है, यानी कि जो बॉडी, जो अर्थ के जो जॉयज है उनको भी एक्सेप्ट करके उसका जो मॉडरेशन का पाथ है उसमें जीना है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाली लाइफ जी रहे हैं या फिर एकदम सेल्फ पनिशमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं, नहीं, मॉडरेशन का पाथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और पॉइंट लिखना कि गॉड एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, हमारे अर्ली पार्ट्स ऑफ बुद्धिज्म में एक्सप्लेन नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम पीरियड के लिए नहीं था। फिर यहां से एक दूसरा टॉपिक भी है जो काइंड ऑफ स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे कि बुद्धा ने सोसाइटी के लोगों के लिए, सोसाइटी के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या बताया। ये मेजरली सब टॉपिक टाइप से, सब क्वेश्चन टाइप्स आ सकता है, तो ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लिखेंगे कि जो सोशल वर्ल्ड था, उन्होंने बोला कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का है, मतलब ह्यूमंस ने उसको एग्जिस्टेंस में लाया है, डिवाइन ओरिजिन का नहीं है। गहापतीस को उन्होंने बोला ह्यूमेन रहिए, एथिकल रहिए, इंडिविजुअल एफर्ट को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल एजेंसी और राइटियस एक्शन इंपॉर्टेंट है अगर आपको साइकिल ऑफ रीबर्थ से फ्री होना है, और आपको अगर सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बना अटेन आपको करना है, तो आपको क्या चाहिए कि आप सही सेल्फ एफर्ट्स कर रहे हो। निब्बना का लिटरल मीनिंग एमसीक्यू में आएगा, तो टिक लगा के आ जाना, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर, एंड इसके थ्रू ही आप साइकिल ऑफ सफरिंग जो है हमारी, उससे फ्री हो सकते हो। एक लास्ट लाइन जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे आंसर की। क्यों? क्योंकि ये हर आंसर में आप घुसा सकते हो, कोई भी बुद्धा का क्वेश्चन आता है, लास्ट कंक्लूजन आप यही बना सकते हो कि बुद्धा के जो लास्ट वर्ड्स थे वो बताए जाते हैं, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क योर ओन लिबरेशन। अब जैसे कि मैंने बोला, एक बड़ा टॉपिक है, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्धिस्ट जो संघ है उसके बारे में बताओ, गौतम बुद्धा ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके बारे में बताओ। तो क्या क्या लिख के आओगे? आप लिख के आना कि जब बुद्धा के डिसाइपल्स बढ़े तो उन्होंने एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मॉन्क्स जो रहते थे वो क्या करते थे? वो एक सिंपलिस्टिक, एक एसेटिक लाइफस्टाइल जीते थे, सिर्फ उतना पोजेस करते थे जितना सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है। बेसिकली भीख मांग के भी ये लोग भिक्खूस की तरह लाइफ जिया करते थे। तो लिख देना, लिव्ड ऑन आर्म्स एज भिक्खूस। पहले सिर्फ भिक्खू रहते थे, भिक्खुनीज मतलब फीमेल्स को एंट्रेंस नहीं थी। यहां पे आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब गौतम बुद्ध के एक वन ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल्स आनंदा ने उनसे बोला कि भाई विमेन को भी अलाउ करिए, तब उन्होंने विमेन को भी अलाउ कराया। और पहली विमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी was none other than our महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्धा की फॉस्टर मदर भी थी। गौतम बुद्धा की जो रियल मदर का नेम था वो था माया। यहीं पे कॉल लिख के जाना कि जो विमेन अब ज्वाइन कर रही थी वो भी टीचर्स ऑफ धम्मा बन जाती थी, वो भी थेरीज यानी कि हाईली रिस्पेक्टेड जो टीचर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस की होती थी वो विमेन भी बन रही होती थी। एंड इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए ऐसा नहीं था कि आपको हाई ऑर्डर का होना चाहिए, हाई स्टेटस का होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, आप किसी भी कैटेगरी के हो सकते हो। एक बार आप यहाँ पे आ गए तो फिर आपको एज इक्वल ही ट्रीट किया जाता था। इसकी वर्किंग का क्वेश्चन जब आता है तो आप याद रखेंगे कि जो इंटरनल फंक्शनिंग होती थी संघ की, वो मेनली कंसेंसस के थ्रू की जाती थी। कोई भी डिसीजन लेना है तो कंसेंसस लोगों का ले लिया जाता था। कंसेंसस फेल होते थे, मतलब कोई एक आंसर नहीं निकलता था तो वोटिंग करा ली जाती थी। ये लिख के आ जाना। 2 8 16 2 2 4 5 4 8 16 24 4 32 का 2 कैरी 3 4 2 8 9 10 11 6 7 1 1। अब क्वेश्चन अगर आता है कि ठीक है बुद्धा
की जो फॉलोइंग थी वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही थी, क्या उनकी लाइफ टाइम के बाद भी बढ़ रही थी, ऐसा क्या हो रहा था। तो यही पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे जो हमने ऊपर भी एक देखा कि भाई पहली चीज तो ये कि हर उस बंदे को बुला लिया जा रहा था जो इसमें आना चाहता था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, पॉइंट लिख के आना। बहुत सारे लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम से परेशान थे, अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड थे, वो भी इसको ज्वाइन कर रहे थे। इसकी जो फिलॉसफीज थी वो बहुत प्यारी थी, जैसे कि आपको भी अच्छी लगेंगी कि भाई मेता को, करुणा को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जितने भी वीक लोग हैं, गौतम बुद्ध यही बोलते थे कि जो अच्छे पावरफुल फिगर्स है उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए बाकी सारे लोगों को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जो वीकर सेक्शंस थे वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी तरफ। डिफाइन चैत्यास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन फंसना पक्का है ना। हमने एनसीईआरटी को इतना ज्यादा निचोड़ा है, इट्स लाइक पत्थर से पानी निकाल दिया। इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डले हुए हैं, यहाँ पे एक एक लाइन के क्वेश्चन डले हुए हैं। अगर कोई भी चीज 1% भी इंपॉर्टेंट है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चैत्यास मतलब क्या, कुछ जगहों को हमें देखने को मिलता है अर्लियस्ट टाइम से बहुत सेक्रेड माना जाने लगता था। अब हो सकता है कि वो और इंस्पायरिंग नेचर ब्यूटी की जगह हो या फिर कोई स्पेशल ट्री या फिर रॉक वहां पे हो। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके आसपास श्राइन्स वगैरह बना दिए जाते थे एंड दे वर समटाइम्स रिफर्ड एज चैत्यास। चैत्या जो टर्म है मे बी इट कम्स फ्रॉम द टर्म चिता, जिसका मीनिंग एमसीक्यू में आ सकता है, जिसका मीनिंग है फ्यूनरल पायर एंड बाय एक्सटेंशन अ फ्यूनरल माउंड ऑल्सो। तो ये टर्म भी आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, एमसीक्यू में आने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। अब क्वेश्चन मान लो ये पूछ रहा है कि उन सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में बताओ जो गौतम बुद्ध की लाइफ में इंपॉर्टेंट थे, तो क्या क्या याद रखना है। एंड ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको मैप में भी हेल्प करेगा। लुम्बिनी कहाँ, जहां पे बर्थ हुआ गौतम बुद्ध का। बोध गया कहाँ, जहां पे इनलाइटनमेंट मिला। सारनाथ क्या, जहां पे पहला सरमन दिया। कुशीनगरा, जहां पे अटेंड निब्बना। एंड ये सारी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी वो गौतम बुद्ध के लाइफ में इंपॉर्टेंट थी एंड हेंस उनके सारे जो फॉलोअर्स थे वो भी इसको सेक्रेड मानने लग गए थे। 200 साल बाद आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा, अशोका भाई ने लुम्बिनी में एक पिलर खड़ा करवाया टू शोकेस की भाई हमने यहाँ पे विजिट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। वैसे ये जो सारी जगहें हैं ये काफी दूर दूर की जगहें हैं। इट शोज कि भाई ही ट्रेवल्ड क्वाइट अ लॉट। लाइक इतना तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं घूमा यार, ट्रेन व्रेन के बावजूद नहीं घूमा जितना गौतम बुद्ध पैदल पैदल घूम के चले गए। चलो अब हम बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा स्तूपास के बारे में। स्तूपा कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। स्तूपा क्यों बन रहे थे नीचे हम देखेंगे, कैसे बन रहे थे, क्या स्ट्रक्चर था, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो एक 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 3-4 पैराग्राफ हम देखेंगे, सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी। पहली चीज कि जो भी लोकेशन को सेक्रेड माना जा रहा होता था अक्सर वहां पे ऐसे माउंट बना दिए जाते थे। बुद्धा के जो रेलिक्स थे उनको इनके विद इन डाला गया था। फॉर एग्जांपल उनके बॉडीली रिमेन्स हो, वो ऑब्जेक्ट्स हो जो उन्होंने कभी यूज किए थे। बोला जाता है, अगेन लिख के नहीं आना कि कुछ में उनके जो टीथ हैं उनको डाला गया था। तो ये सारी चीजें उनकी डाली जा रही थी इन माउंट्स के विद इन, जिनको बुलाया जा रहा था स्तूपास। अब स्तूपास का जो आइडिया था ये बुद्धिज्म के पहले का था, लेकिन बुद्धिज्म में काफी ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। ये सारे लोकेशन सेक्रेड क्यों माने लग गए, क्योंकि अब ऑब्वियसली गौतम बुद्धा के रेलिक्स हैं यार वहां पे, तो क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो इसलिए बुद्धिज्म और बुद्धा का सिंबल की तरह भी सोसाइटी में बन गए थे। और अशोकवादना किसका एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अशोका भाई ने ऑर्डर दिया कि भाई गौतम बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस में फैला दिए जाएं और वहां पे ऐसे माउंट्स बनवा दिए जाएं। 2nd सेंचुरी बीसी के बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे अर्ली स्तूपास थे, हमारे भरूच और सांची जैसे, वो बन चुके थे। सारनाथ हो गया, वो बन चुके थे। स्तूपास कैसे बनते थे, लोगों के डोनेशन से। किंग्स जैसे कि सतवाहना, इनने भी डोनेट किया, गेल्स ने भी डोनेट किया। आइवरी वर्कर्स का एग्जांपल लिख के आ जाना, इनके गेल ने डोनेशन दिया। तो ये सारे अलग अलग जो लोग थे, भिक्खुस भिक्खुनीज वगैरह भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे होते थे। कैसे पता चलता है, रेलिंग्स वगैरह में अलग अलग जगहों पे हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें इनके नेम, ऑक्यूपेशन और बाकी चीजें लिखी होती थी, जिससे पता चलता है कि ये लोग इसमें डोनेट कर रहे थे। तो ये लाइन पूरा एक्सप्लेन करके आ जाना। क्वेश्चन अब अभी तक तो ठीक था। स्तूपास का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले के बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले स्तूपा एक संस्कृत वर्ड टीप से आता है, मतलब एक सेमी सर्कुलर माउंट, जिसको हम क्या बुलाते हैं, उस माउंट को हम बुलाते हैं अंडा। लिख देना, जो अर्लियर स्तूपास थे वो बस माउंट ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इनमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स भी ऐड किए जाने लगे। अर्ली स्तूपास की कुछ एग्जांपल हमने अभी जस्ट पीछे जाके देखे, वो याद रखना आप। तो अंडा के ऊपर क्या बनाया जाता था, हर्मिका, बालकनी होती थी। हर्मिका को बोला जाता था अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, ये एमसीक्यू में आएगा। हर्मिका के ऊपर एक
मास्ट एक पोल होता था यष्टि, यष्टि के ऊपर एक छतरी होती थी स्लैश अम्ब्रेला होता था, माउंट के अराउंड एक रेलिंग होती थी। जो अर्ली स्तूपास है, सांची बारूद होगा, ये प्लेन होते थे, बस इनकी जो स्टोन रेलिंग थी वो वुडन फेंस जैसी लगती थी। एंड इनमें भी बहुत सारे सुंदर सुंदर गेटवेज थे, 4 कार्डिनल, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। वर्शिपर्स ईस्टर्न गेटवे से आते थे, सन जैसे राइट में रख के अपने माउंट को चक्कर लगाया करते थे। एंड जो लेटर हमारे स्तूपास थे, एग्जाम्पल याद रखेंगे, अमरावती हो गया, शाहजी की डेरी हो गया, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नीश भी बनाए जा रहे हैं, स्कल्पचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन अगेन जो पहले भी 8 मार्क्स के लिए आया था, स्तूपास का सर्वाइव क्यों करता है वाइल अमरावती का क्यों नहीं करता, इसमें किसी भी वर्ड से आता है तो आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले सांची का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया है, उसको आप पीछे वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे, हमने पूरी प्रिजर्वेशन की बात करी है। आप लिखेंगे एक और पॉइंट, सांची को कब डिस्कवर किया, 1818 में। वैसे यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ये कि डिस्कवर्ड को कोट्स में क्यों लिखा हुआ है, लाइक कोई रीजन आपको अगर दिमाग में आ रहा है तो वो आप कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। बात सही गलत की नहीं है, बात ये कि 4 चैप्टर हमने हिस्ट्री के पढ़ लिए हैं, कुछ तो थॉट हर चीज में आ जाना चाहिए। बड़बड़ ही कर दे मैं तो बोलता हूँ, लेकिन कुछ तो ओपिनियन ने। चलो अब लिख के आना, 1818 में डिस्कवर किया जब हमने, तो 4 गेटवे वहीं पे मौजूद थे। एक जो गिरा हुआ था वो वहीं पे गिरा था जहां पे वो बनाया गया था, बाकी 3 अभी भी खड़े थे, बाकी अच्छे कंडीशन में भी थे, हमें देखने को मिलता है। लेकिन अमरावती के साथ ऐसा नहीं था, हमने डिस्कवर पहले ही कर लिया था। अमरावती बना बाद में था, सांची बना पहले था। अमरावती हमें पहले मिला और सांची हमें बाद में मिला, तो जो हमें पहले मिला उसका हमने कचड़ा कबाड़ा कर दिया। 1796 में हमको किसको मिलता है, एक लोकल राजा को, उसने बोला हम टेंपल बनवाना है, ये बढ़िया पत्थर मिले, चलो उठा के लेके चलो। उसको यहाँ पे रूइंस मिले थे अमरावती स्तूपा के, उसने पत्थर उठा लिए। कॉलिन मैकेंजी यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखे, अपने डिटेल ड्रॉइंग्स वगैरह किए, लेकिन इनके जो रिपोर्ट्स थे उनको कभी पब्लिश नहीं किया गया। 1854 में, ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। 54 में वॉल्टर एलियट आता है, गुंटूर का कमिश्नर, वो यहाँ पे देखता क्या बढ़िया पत्थर है, चलो यहाँ से लेके उठा के लेके चलो। उन पत्थर को नाम रख दिया एलियट मार्बल्स। ये भुज इंसान बोल रहा है कि भाई वन ऑफ द मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स होगा अपने टाइम का, तो भाई समझ रहा है तो ये बढ़िया था, तो छोड़ उसको वहीं पे, लेके क्यों जा रहा है, पर ये लेके चला गया, कचड़ा कबाड़ा कर दिया। तो 1850s तक यहाँ के कुछ पत्थर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पड़े हुए थे, कुछ लंदन में पड़े थे, कुछ मद्रास में पड़े थे, तो यहाँ का पूरा कांड हो चुका था। ये कोई क्रेजी बात नहीं होगी अगर यहाँ के पत्थर हमें उस टाइम पीरियड के किसी बंगलों में, किसी के घर में स्टेबल वेबल दिख जाए, कैसे भी ये लोग उठा उठा के लेके चले जाते थे भाई। तो ये इन्होंने किया हमारे अमरावती के स्तूपा के साथ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, इसके एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आता है क्वेश्चन तो 3 मार्क के लिए आपसे पूछेगा कि हेजियोग्राफीज पढ़ना स्कल्पचर्स को देखने के पहले इंपॉर्टेंट क्यों है। हमें बुद्धिस्ट आर्ट समझ में नहीं आ सकता अनलेस हमें हेजियोग्राफीज पता हो, बाकी स्टोरीज पता हो, ऐसा क्यों। तो आप लिखना कि कई बार गौतम बुद्ध की मेडिटेशन को, कई बार गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री बना दिया जाता है। गौतम बुद्ध वहां पे नहीं बने हुए, लेकिन एक ट्री बना हुआ है जो सिंबलाइज गौतम बुद्ध को कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अनलेस टेक्स्ट पढ़ता हो आपको नहीं समझ में आएगी। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। एम्प्टी सीट मतलब क्या, ये गौतम बुद्ध की मेडिटेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा व्हील किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, उनके फर्स्ट सरमन को जो कि सारनाथ में हुआ था। और जो स्तूपा है, थूपा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है महापरिनिब्बना को। तो ये चीजें आपको टेक्स्ट पढ़े बिना समझ में नहीं आ सकती। नीचे हम और भी ऐसी कुछ टॉपिक्स का एक आंसर देख रहे होंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सांची के बारे में पूछा गया है, एक्सप्लेन करो कि सांची में कैसे बहुत सारे हमें नॉन बुद्धिस्ट आइडियाज भी स्कल्पचर्स में देखने को मिल जाते हैं, एक्सप्लेन। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के आएंगे। आप लिख के आएंगे शालाभंजिका के बारे में, एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो एक एज ऑफ द गेटवे से लटक रही है, एक ट्री को पकड़ी हुई है। ये तो कोई बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्यूटीफुल वुमेन बुद्धिज्म में कहां आ रहा है, लेकिन ये शायद एक ऐसा आइडिया था जो बाकी लोग बुद्धिज्म में लेके आए थे। मे बी इनको एज ऑस्पिशियस सिंबल फिगर देखा जा रहा था, मे बी इनको डेकोरेट करने के लिए वहां पे बनाया जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जो बाकी प्रैक्टिसेस के थे अब बुद्धिज्म में आ गए, तो वो लोग भी कुछ आइडियाज को लेके आ रहे थे। तो आप लिखेंगे इसी चीज के बारे में कि भाई ये कौन थी, हमारी शालाभंजिका थी, जिनके बारे में एमसीक्यू आ सकता है। इनके टच से बोला जाता है कि फ्लावर्स ऑफ फ्रूट्स उग जाते हैं, इनको मे बी ऑस्पिशियस सिंबल देखा जाता था या फिर डेकोरेशन करने के लिए इनको लगा दिया गया था। यहाँ पे शायद थोड़ा सा एरर हो गया है,
डेकोरेशन, ये कैसे हुआ भाई, ये तो उटपटांग एरर हो गया। स्तूपा यहाँ पे लिखना है, एस थोड़ा सा आगे खसक गया है। तो शालाभंजिका एक चीज हो गई, तो मे बी एक प्री बुद्धिस्ट एक नॉन बुद्धिस्ट आइडिया है जो हमें बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स के साथ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हमें देखने को मिल जाता है एनिमल्स के डिपिक्शन, एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकी, कैटल वगैरह, हमें बहुत सारे इनके स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स बताते हैं कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को पोर्ट्रे करने के लिए भी इन एनिमल्स को बनाया जा रहा था। फॉर एग्जांपल एलिफेंट को बनाया जा रहा था स्ट्रेंथ और विजडम को दिखाने के लिए। अब इसी से एक कंटिन्यूएशन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन आएगा कि एक तो हमने शालाभंजिका देख ली, और भी तो चीजें थी ना जो यहाँ पे हमें स्कल्पचर्स वगैरह में देखने को मिल रही थी। तो एक विमेन थी जो लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड थी, उनके ऊपर ऐसा लग रहा है स्कल्पचर देख के कि वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है, एज इफ वहां पे अभिषेक या फिर कॉन्सेक्रेशन, इसी के लिए टर्म है, वो परफॉर्म किया जा रहा हो। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है माया का, मदर ऑफ बुद्धा। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं ये डिस्क्रिप्शन है गजलक्ष्मी का। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं, जो देखते होंगे वो इनको बोथ एज माया एंड बोथ एज गजलक्ष्मी की तरह देखा करते होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो शायद हमें कभी समझ में नहीं आती। हमें सर्पेंट बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं सांची के पिलर्स में। तो ये जो पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, आपसे पूछेगा कि सांची के पिलर्स में हमें कैसे अलग अलग इमेजेस देखने को मिलते हैं, कैसे अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, एक्सप्लेन करो। तो ये पहले शालाभंजिका से स्टार्ट करना, फिर ये सारा लिखना, सर्पेंट के बारे में लिख के आ जाना कि ये भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, एंड लिख के आना कि जेम्स फर्गुसन साहब जो थे, एक आर्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने सांची को बोल दिया था कि इट वाज अ लैंड ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिपर्स। लेकिन हो सकता है ये ऐसे ट्रेडिशंस की चीजें हो जो हमें टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलती है। तो हो सकता है स्नेक भी किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये सारी चीजों को आप ऐसे लिटरली नहीं देख सकते, जो कि काम हमारे फर्गुसन साहब ने कर दिया था, जो कि गलत था। एंड हेंस इन इमेजेस को देखने के पहले आपको टेक्स्ट वगैरह पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब एक नया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कैसे बुद्धिज्म का जो आइडिया था वो ओवर टाइम चेंज हो गया। तो जब उसके बारे में, चेंजेस के बारे में आएगा, या फिर न्यूअर बुद्धिज्म के बारे में क्वेश्चन आएगा, या फिर महायाना के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद जो बुद्धिस्ट आइडियाज थे और प्रैक्टिसेस थे उसमें चेंज आ गया था। फॉर एग्जांपल पहले वाला जो बुद्धिज्म था वो बोलता था कि खुद से एफर्ट्स लगाओ, सेल्फ एफर्ट, इंडिविजुअल एजेंसी। महायाना जो बुद्धिज्म है, महायाना में बोला जा रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर आ गया है, कि ये वो लोग हैं जो तुम्हारा सेल्वेशन की जर्नी में तुमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है बोधिसत्तास आ गए हैं, ये वो लोग हैं कंपैशनेट बीइंग्स जिन्होंने खुद के लिए तो एनलाइटनमेंट अटेन किया, लेकिन निब्बना अटेन नहीं किया इन्होंने, इस वर्ल्ड को छोड़ा नहीं, बल्कि इन्होंने अब इस वर्ल्ड में रह के दूसरे लोगों को उनकी जर्नी में हेल्प करना चालू कर दिया। तो ये महायाना थिंकिंग है। एंड इसमें लिख के आना कि बुद्धा और बोधिसत्तास की जो इमेजेस है उनको वर्शिप किया जा रहा है, और इस थिंकिंग वाले लोग खुद को बुलाते हैं महायाना। एमसीक्यू में आएगा, टिक कर देना महायाना यानी कि ग्रेट व्हीकल। और महायाना वाले लोग जो थे वो पुरानी थिंकिंग वाले लोगों को बुलाने लग गए लेसर व्हीकल, लेकिन लेसर व्हीकल यानी कि हिनायना। लेकिन हिनायना वाले जो लोग थे वो खुद को क्या बुलाते थे? वो खुद को बुलाते थे थेरावादेंस, ये याद रखना। इसके बाद सेवियर का जो कॉन्सेप्ट था वो बुद्धिज्म का पहला खुद का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि हमें सोसाइटी में अलग अलग ट्रेडिशन में सेवियर का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब जो आता है तो बहुत सारे लोगों से ये नहीं बनेगा, आपसे बनना चाहिए। ये जो सेवियर का नोशन है ये हमें हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है, वैष्णविज्म हो या फिर शैविज्म हो। अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके जो हमारे भक्त हैं वो शिव जी को या फिर विष्णु जी को सपोर्ट करते हैं। एंड इनमें भी हमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। वैष्णविज्म में हमें अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो विष्णु जी के अलग अलग अवतार / इनकारनेशंस की वर्शिपिंग करते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है, आंसर में लिख के आना कि 10 अवतार्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। बोला जाता है कि ये इनके 10 अवतार हैं जो इन्होंने वर्ल्ड को ईविल से बचाने के लिए लिए थे। तो इसके बारे में लिख के आना कि जो अवतार हैं अलग अलग, इनको एक ही भगवान का पार्ट बताया जा रहा है, मतलब उनका अवतार बताया जा रहा है, शोज कि भाई मे बी एक यूनिफाइड कल्चर बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। फिर हमें इनके भी बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम शैविज्म की बात करें, शिव जी को एज शिवलिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, शिव जी को ह्यूमन फॉर्म्स में भी दिखाया जा रहा होता है। प्लस अलग अलग जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थे सोसाइटी के, उनको अलग अलग सिंबल्स के साथ यहाँ पे भी दिखाया जा रहा होता है, विच अगेन शोज कि यहाँ पे भी आप डायरेक्टली स्कल्पचर नहीं देख सकते, आपको उनका टेक्स्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हेड ड्रेसेस जो सर में पहनते हैं, ऑर्नामेंट जो पकड़े होते हैं, आयुधास मतलब वेपन्स, ये एमसीक्यू आ सकता है।
ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स जो पकड़े हुए होते हैं, इन सारी चीजों का कुछ ना कुछ अलग सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो ये पूरा हमने हिंदुइज्म वाला अगर इससे क्वेश्चन आता है तो उससे एसोसिएटेड हमने डिटेल्स देख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पुराणिक हिंदुइज्म के बारे में, जो पुराणिक लिटरेचर से हमें पता चलता है उसके बारे में। अगेन हम वही बात कर रहे हैं, हमने देख लिया वैष्णविज्म के बारे में, सेम डिटेल्स आप लिख के आएंगे। शैविज्म के बारे में हमने देख लिया, सेम डिटेल्स आप लिख के आएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पुरानिक लिटरेचर्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है, हिंदुइज्म जो इस टाइम पीरियड में डेवलप हो रहा है उसके कुछ फीचर्स बताइए। तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो ये डिटेल्स आपने देख लिए हैं, ये डिटेल्स आप लिख के आ रहे होंगे। ये लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वो उतनी बार आता नहीं है। एक क्वेश्चन जो ज्यादा आने के चांसेस हैं वो ये है कि जो अर्ली टेंपल कंस्ट्रक्शन हो रहा था इस पीरियड में, उसके कुछ फीचर्स आप बताएं। तो क्या क्या आप लिख के आएंगे। अब गर्भगृह और शिखर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो अर्ली टेंपल कंस्ट्रक्शन की जर्नी में हो रहे थे। मेजर चांसेस है कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बताओ कि टेंपल कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड था वो कैसे, टेंपल कंस्ट्रक्शन का जो फेज था वो कैसे इवॉल्व हो रहा था। तो अर्ली टेंपल्स के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लिखेंगे क्या क्या, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि एक तरफ स्तूपास वगैरह बन रहे थे, दूसरी तरफ जो टेंपल्स वगैरह है वो काफी ज्यादा इवॉल्व कर रहे थे। जो अर्लीस्ट टेंपल्स थे वो सिर्फ एक स्मॉल सर्कुलर रूम हुआ करते थे जिसमें इमेजेस वगैरह रखी होती थी गॉड्स एंड गॉडेसेस की, जिसको हम क्या बुलाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं गर्भगृह। ओह माय गॉड। तो एवोल्यूशन ऑफ टेंपल कैसे हुआ, गर्भगृह के बाद इनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ऐड किए जाने लगे जिनको हम बुलाते हैं शिखर, बेसिकली टॉल स्ट्रक्चर्स जो ऐड किए जा रहे थे सेंट्रल श्राइन के ऊपर। फिर और इलेबोरेट टेंपल्स बनाए जाने लगे जिसमें असेंबली हॉल्स और वॉल्स बड़े बड़े और गेटवेज और वेल्स सारी चीजें होती थी। वेल्स भी आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं, वाटर फैसिलिटीज वगैरह भी यहाँ पे हुआ करती थी। ये पूरा आप पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि इवोल्यूशन में और क्या होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल केव टेंपल्स भी बनाए जाने लगे जो कि आर्टिफिशियल रॉक से कार्व आउट करके बनाए जा रहे थे। इसके बारे में आप लिख के आएंगे। किसके बारे में, एलोरा के टेंपल पे, जिसमें आप लिख के आना कि एलोरा का जो टेंपल था इट वाज पीक ऑफ केव टेंपल बिल्डिंग्स। एंड लिख के आना कि इसका जो स्कल्पटर था उसने जब बना लिया तो उसके बाद खुद ने ही बोला कि ओह हाउ डिड आई मेक इट। आगे बढ़ने के पहले मुझे आपसे बोलना है कि जो आप मेहनत कर रहे हो ना, आप में से कोई रात के 12 बजे देख रहा होगा, कोई सुबह 5 बजे उठ के देखेगा, कोई 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, कोई 2 घंटे पढ़ाई करने वाला होगा। आपसे मुझे यही कहना है कि करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एक दिन रिजल्ट आएगा और आप खुद से बोलोगे ओह हाउ डिड आई मेक इट। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। यू नो व्हाट, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका डायरेक्टली कोई पूरा क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है कि ये किसी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में एक अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए पूछ लिया जाए, या फिर किसी क्वेश्चन का ये सब पार्ट बन जाए। एक थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला एक क्वेश्चन है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप लोग खुद कर रहे होंगे। एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, जहां पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं एंड वहां पे हम ऐसी पढ़ाई वाले डिस्कशंस करते रहते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखें, उसका आंसर भेजें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और मुझे देव टैनगोरिया को वहां पे टैग कर देना। अगर नहीं पता है कि कैसे टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप ये चीज पूछ सकते हो। चलो क्वेश्चन आंसर तुमने कर लिए हैं, अब तुमको चाहिए होंगे नोट्स। thetwinbros.in। बाय बाय।